रमज़ान शाह को अपने सामने देखकर उसे उनसे नफ़रत का एहसास हुआ था। वो अपनी जगह से बिना उठे उनको देखती रही, जबकि उनके पीछे वजदान शाह भी थे। तुमने कंपनी को संभाल लिया। रमज़ान शाह ने मुस्कुराकर बात बनाई तो फाइल खोलकर उसको पढ़ने लगी। दोनों भाइयों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। हया, हम इस कंपनी में काम करते हैं। हमने खून पसीना लगाया है इस कंपनी में, जो आज तक ये चलती रही, वरना बड़े भाईजान की वफ़ात के बाद तो वारिस इसको नोचने लगा था। वजदान शाह की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसने चिढ़कर फाइल बंद कर दी। आप लोग चाहते क्या हैं मुझसे? ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? जितने आप लोगों ने खून पसीने बहाए हैं उसका 100 गुना तो आप ले चुके हैं। बाकी जो कुछ बचा था उसको बचाना चाहती हूँ। उसकी बदलिहाजी पर रमज़ान शाह ने दांत भींचे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इस कंपनी को हमने बर्बाद किया है, तभी तुमने हमें इस कंपनी से बेदखल कर दिया। रमज़ान शाह गुस्से से धाड़े। आप लोगों का जितना हिस्सा था वो सब बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ मेरा हिस्सा है। अब आप लोगों का कुछ नहीं बचा। हया उनके चिल्लाने का असर लिए बगैर बोली, तुम पछताओगी लड़की। बड़े बड़े मगरमच्छों के आगे ये कल की मछली कुछ नहीं कर सकती। वजदान शाह ने उसके आगे से फाइल घसीट कर कहा। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि हया उन्हें कंपनी से निकाल चुकी है। मेरा वकील आप लोगों के पास तमाम कागजात भिजवा चुका है, जिसमें ये बात साफ साफ दर्ज है कि ये कंपनी और इस कंपनी के शेयर्स हया वारिस शाह के हैं। आपका या आपके मफाद परस्त बच्चों का इसमें कोई हिस्सा नहीं। वो गुस्से से बोली, जबकि वजदान शाह अभी कुछ बोलते उससे पहले ही रमज़ान शाह ने उनका हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से, उन्होंने कहा तो वो कुछ पल हैरान हुए और फिर हया पर गुस्सीली नज़र डालकर वहाँ से बाहर निकल गए। हया को शदीद स्ट्रेस सा महसूस हुआ था। ये एक भारी जिम्मेदारी थी। घर पर वो जीने नहीं देता था, जबकि ऑफिस आओ तो सब नोचने को तैयार बैठे थे। उसने वारिस की तस्वीर को हसरत से देखा और सर थाम लिया। कल रात से वो घर नहीं गया था। अरहम के साथ उसके फ्लैट पर ही था और मुसलसल अपना शौक पूरा कर रहा था। अरहम को देखते हुए उसने मजीद एक और गिलास हलक में उतार लिया। यार, मुझे जहर लगती है वो। वारिस ने चिढ़कर गिलास दूर उछाला तो अरहम हंस दिया। तू पहला होगा जिसे अपनी ही बीवी से चिढ़ है, वो सिगरेट का कश लेते हुए बोला। गरीब घराने की बेचारी मजलूम मेरी कंपनी पर राज कर रही है, वो कुलस कर बोला तो अरहम ने उसकी जानिब देखा। यार, मुझे ना ये शादी वादी करनी ही नहीं चाहिए थी, वो अटकते हुए बोला। हाँ, तेरा तो गुजारा हो ही रहा है। अरहम हंसा तो उसने उसको घूरा। ये तेरी लगाई हुई आदत है, वो सर झटक कर बोला था। जिस रात तेरी माँ भागी थी ना अपने आशिक के साथ, अगर तुझे ये लत ना लगाता तो तू मीसना कहीं खाई वाई में छलांग लगा देता। अरहम ने कोफ्त से कहा तो उसको लगा कि उसकी सांसें हलक में फंस रही हूँ। वो लंबा सा सांस लेकर दोबारा गिलास भरने लगा। अब क्या सोचा है तूने? अरहम ने भी गिलास भरा। क्या सोचना है? दिल तो करता है कि उसकी गर्दन उतार दूं उसके बदन से। वो दांत कचकचा कर बोलता अरहम को हंसने पर मजबूर कर गया। जिस दिन तेरी बीवी तेरे सारे माल पर नागन बनकर बैठेगी ना, उस दिन पता चलेगा तुझे। उस दिन पता चलेगा तुझे। वारिस ने उसके हंसने पर घूर कर कहा तो उसने नफी में सर हिला दिया। हमारा सीन नहीं ऐसा। ये शादी वादी, बीवी बच्चे, कौन ये स्यापे पाले? जिंदगी सुकून में है, माँ बाप अमेरिका में, सेल्फ लाइफ है मेरी जान। बचपन से ही कभी रिश्तों को नहीं देखा तो क्या रिश्तों को समझे? हमारे जैसे अपनी दुनिया सजाए फिरते हैं मेरे यार, अपनी दुनिया। वो गिलास ऊपर करता हुआ बोला, जबकि वारिस ने उसके गिलास से गिलास टकराया और दोनों एक सांस में ही पी गए और फिर दोनों ही सर झटक कर एक दूसरे को देखते हंस दिए। फिर भी हया का कुछ करना पड़ेगा। वारिस का दिमाग अब भी वहीं था। हाँ, ये भी है, क्योंकि पैसे के बगैर जिंदगी क्या फ़ायदा? अरहम ने नखुवत से कहा तो वारिस ने उसकी जानिब देखा। हवेली बेचने का सोचा है मैंने, वो अटकते लहजे में बोला तो अरहम हंस दिया। क्यों, साले दरबदर होकर मरना है क्या? उसने दोबारा गिलास भरा। तो हया को तकिया रखकर मार देता हूँ। कोई कह नहीं सकता था वो इंसान अपनी बीवी के बारे में ये नादिर ख्यालात रखता है, जो उस पर अपनी जान निछावर कर दे तब भी उफ तक ना करे। एक हल है। अरहम ने उसकी जानिब देखा। वारिस ने सिगरेट का धुआं फिजा के सपुर्द किया। वो उसकी जानिब मायनी खेज नज़रों से देख रहा था, जबकि वारिस नासमझी से ऐसी जगह मसरूफ़ कर कि उसे आंख उठाने की फुर्सत ना मिले। वो बोला तो वारिस कुछ कुछ समझने लगा।
دماغ تو نہیں خراب؟ بچے پال لوں تاکہ وہ مزید میرے سر پر چڑھے؟ اے بھائی ڈرا دھمکا کر رکھ، تیرا بھی بس۔ ارحم اب بیزاریت سے بولا، جبکہ وارث نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو دیکھ تیرا بھائی کرتا کیا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ ارحم نے اس کی جانب دیکھ کر گھونٹ بھرا۔ جیو لالا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو چیئر اپ کیا تو وارث نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا، جبکہ پیچھے ارحم اپنے کام میں مصروف رہا۔ اسے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ وارث کو نشہ کم ہی چڑھتا تھا، اور چڑھتا تھا تو اپنے ٹھکانے پر، پھر بھی اپنے قدموں پر پہنچ جاتا تھا، جبکہ ارحم نشے میں ایک قدم بھی نہیں لے پاتا تھا۔ ابھی بھی وہ بے حس پڑا تھا، آنکھیں موندے۔ اسے کھٹکے کی آواز محسوس ہوئی، مگر جسم میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ اٹھ سکتا۔ نہ جانے وارث نے جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کیا تھا یا نہیں۔ اس کے دماغ کی تو ساری سہولتیں جواب دے گئی تھیں، جبکہ اب ایک دم اس کی آنکھیں کھلی، کیونکہ اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ نسوانی آواز تھی۔ میرے خیال سے سو چکا ہے، کوئی کہہ رہا تھا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم سامان سمیٹو، جاگ بھی رہا ہوا تو کون سا اپنے قدموں پر چل سکتا ہے یہ، دوسری لڑکی نے کہا، جبکہ وہ بیوقوف تھا۔ ہاں شاید، کیونکہ وہ جاگنے میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یار یہ بختاور کی بیٹ کسی دن تمہارا کام تمام کروا دے گی، دوسری لڑکی غصے سے بولی۔ ایڈیٹ، ساری باتیں یہیں کرو گی؟ ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، وہ کہہ کر کمروں کی جانب بڑھی تو ارحم نے خود کو صوفے پر سے زبردستی دھکیل کر اٹھایا، مگر اس کے دماغ پر بے حد اینٹوں کے جیسے وزن رکھا گیا تھا۔ وہ جاگ کر بھی بے حس اور مردہ لگ رہا تھا۔ دونوں لڑکیوں کو کمرے سے اپنے سامنے نکلتا دیکھ کر اس نے غصے سے جیسے دماغ کو جھٹکا۔ کیا اس دور کی ترقی تھی، گنڈے موالی چور لڑکے ہوتے تھے، ایک الگ بات ہے، اب لڑکیوں نے بھی یہ دھندا کھول لیا تھا۔ یار وہ جاگ گیا ہے، پیچھے کھڑی لڑکی کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ اس کی کتنی رقم پڑی تھی، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو دونوں کا بینڈ بجا دیتا، جبکہ آگے والی جس نے چہرے کو سیاہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، اس کی ہیزل آنکھیں بری طرح ارحم کو گھور رہی تھیں۔ وہ اس کے نزدیک آتی گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مفلوج، اس نے ایک لفظی جواب دیا، اور ٹیبل پر اس کے شوق کا اہتمام دیکھ کر اس نے پیچھے والی کو دیکھا۔ ارحم کے دماغ کی اسکرین پر یہ آخری منظر تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ نشے کی زیادتی سے خود ہی دوبارہ گر گیا اور آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ خس کم جہاں پاک، خیر ابھی جہاں پاک تو نہیں ہوا، وہ شانے اچکا کر بولی تو دوسری والی لڑکی تیزی سے سامان اٹھا کر بھاگی، جبکہ پہلے والی نے بھی جانے کا سوچا، مگر ارحم کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر وہ جھکی اور چین چھین لی۔ مردوں پر سونا نہیں جچتا، اس نے جیسے اس کے کان میں کہا، اور پھر دونوں وہاں سے نکل گئیں۔ وہ کون تھیں، کہاں سے آئی تھیں، اور اس کے گھر سے کیا لے گئیں، یہ تو صبح کا سورج بتانے والا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو خالی کمرہ منہ چڑا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے بولا اور پلٹا تو سب کے کمروں کے دروازے بری طرح بجا دیے۔ آدھی رات کے وقت دروازے بجنا، عماد، منیب، فائز سمیت وجدان شاہ اور رمضان شاہ بھی ہکا بکا باہر نکلے تو اسے صوفے پر ٹانگ جمائے پایا۔ یہ شرابی آج مجھ سے قتل ہو جائے گا، منیب غصے سے چلایا، جبکہ وارث نے سگریٹ لبوں میں لگائی اور صوفے سے اٹھا۔ وہ دھیمی چال چلتا اس کے نزدیک آتا گیا، جبکہ منیب اسے خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو مجھے قتل کرے گا، وہ سنجیدگی سے شکل دیکھتا اب ہنسنے لگا اس کی۔ اوئے دیکھ یہ مجھے قتل کرے گا، وہ فائز کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کسی وقت میں وہ دونوں گہرے دوست تھے۔ منیب کو شدت سے اپنی انسلٹ کا احساس ہوا تو اس نے مارے غصے کے اس پر ہاتھ اٹھایا، جسے وارث نے سختی سے جکڑ کر موڑ دیا۔ ہائے میرا بچہ، تائی تو تل ملا اٹھی، جبکہ عماد اور فائز نے اس کا ہاتھ آزاد کرایا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ، رمضان شاہ غصے سے چلائے۔ چپ، وہ ان سے زیادہ زور سے دھاڑا۔ میری بیوی کہاں ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا پوچھنے لگا۔ ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں کی طرح وہ آوارہ بھی آدھی رات کو بھاگ گئی ہو کہیں۔ غریب گھر کی لالچی عورتیں، رمضان شاہ نے غصے سے اپنا حبس نکالا تو وارث نے دانت بھینچے۔ بڈھے، وہ اب کے مزے سے بولا، اپنا منہ بند رکھ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ چلایا۔ حیا، پوری حویلی میں اس کی آواز گونج اٹھی کہ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم سب باہر نکلو، نہ جانے اس کے دماغ کی پھرکی کیوں گھوم گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ لاؤنج میں عدالت لگائے کھڑا تھا۔ ڈیڈ یہ سب کیا ہے، عماد نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا مجھے سمجھ آ رہا ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، وہ اسی پر چڑھ دوڑے تو وارث جو سب سے بے نیاز ہو چکا تھا صوفے پر جا بیٹھا۔
वो मुसलसल हया को पुकार रहा था। वो अपनी अम्मी के घर है। फाइज ने मजीद तमाशा ना बढ़े ये सोचकर आखिर उसे बता ही दिया। वारिस ने उसकी जानिब देखा। तू छोड़कर आया था? वो बिगड़ते हुए उठा। फाइज, चची उसके आगे आ खड़ी हुई, जो कि अपने हवास खोकर उसको मारने के लिए दौड़ा था। सब निकलो यहाँ से अब भी। वो धाड़ा तो वजदान शाह समेत रमज़ान शाह ने भी एक दूसरे को देखा। इसको इसके कमरे में बंद कर दो, मुनीब ने कहा। वो शायद समझ रहे थे कि वारिस नशे में है, तभी वो ये हरकतें कर रहा है। जबकि वारिस अजीब तकलीफ़ का शिकार था जब से अरहम ने उसे याद दिलाया था कि वो रात भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब उसकी माँ भागी थी। वारिस ने बिना कुछ कहे अपनी पैंट की बैग से रिवॉल्वर निकालकर मुनीब के दिमाग का निशाना लिया तो चची ताई चीख उठी, जबकि बाकी सबके भी रंग फक हुए। फाइज, हया को लेकर आओ, रमज़ान शाह बोले। छोटे बेटे की कनपटी पर बंदूक देखकर वो घबरा उठे थे। निकलो मेरे घर से। वो बंदूक की नोक से उन्हें निकल जाने का कहता खुद भी उन सब के पीछे बढ़ने लगा जो बाहर जा रहे थे। सबको बाहर निकालकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि बाकी सब लॉन में थे। हया आएगी तो दरवाज़ा खुलेगा, उसने बावाज़े बुलंद कहा तो रमज़ान शाह गुस्से से चिल्लाए, उस मनहूस को बुलाओ, संभाले इस उल्लू के पट्टे को। फाइज खुद भी संगीनी समझ चुका था, तभी वो गाड़ी लेकर हया को लेने दौड़ा। उसके अम्मी अब्बू के छोटे से घर के सामने गाड़ी रोककर उसने तेजी से दरवाज़ा बजाया, जबकि वो मुसलसल हया को फ़ोन कर रहा था। तंग गलियों में प्राडो लाना बेहद मुश्किल साबित हुआ था। अचानक दरवाज़ा खुला तो हया के वालिद समेत वालदा भी चौंक कर हवन्नक चेहरे के साथ उसी को देख रहे थे, जबकि वो शर्मिंदा हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर भाभी को लेने आया हूँ। वारिस की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आना पड़ा। उसने बात बनाई तो वो मज़ीद परेशान हो उठे। बेटा सब खैरियत तो है ना? हया के वालिद बोले तो उसने सर हिलाया। तभी हया दुपट्टा संभालती बाहर आई और फाइज को देखकर हैरान रह गई, जबकि फाइज उसके पीछे डरपोक से चेहरे को देखकर साकित हुआ था। क्या हुआ फाइज? हया ने फाइज की जानिब देखा तो वो जैसे होश में आया और अपनी गलती पर उसे गुस्सा आया। इतने मुश्किल हालात में उसे क्या सूझ रहा था? वारिस की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चल सकती हैं अभी। ये बात सुनते ही हया ने एक भी मिनट ज़ाया नहीं किया और वो एक नज़र माँ बाप को देखकर गाड़ी में सवार हो गई, जबकि फाइज ने भी एक नज़र उस मासूम चेहरे को देखा था और गाड़ी में बैठ गया। छोटे से मोहल्ले में प्राडो की आवाज़ से ही लोग जाग उठे थे। सारे रास्ते फाइज ने उसे सब बता दिया कि वारिस को शदीद अचानक ही अपनी बीवी का दौरा पड़ चुका था। उसने सबको घर से निकाल दिया है। हया बेचैन होकर उठी थी। वो पल के पल वारिस के पास पहुंच जाना चाहती थी। गाड़ी घर के आगे रुकी तो वो नंगे पांव उतरकर अंदर की जानिब दौड़ी। सबको बाहर देखकर उसे शदीद शर्मिंदगी हुई। सब उसी को घूर रहे थे। हया ने दरवाज़ा बजाया, मगर अंदर से जवाब निदार्द था। ओ बीबी, किचन के रास्ते ही चली जा, ड्रामे ना कर अब इतने। उसके आंसू देखकर चची भड़क उठी तो किचन की जानिब दौड़ी वो, और उस कोलकी नुमा छोटे से दरवाजे से सुकड़ सिमट कर हया तो अंदर आ गई, क्योंकि वो धान पान सी थी, मगर बाकी सबका वहाँ से गुजरना मुश्किल था। वो दौड़ती हुई लाउंज में सोफे पर लेटे वारिस तक पहुंची। ब्लैक शर्ट के सारे बटन खोले वो सोफे पे पड़ा था। वारिस, उसने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरा, जबकि आंखें भी अश्कबार हुईं। वारिस ने आंखें वाह कर लीं। हया का चेहरा उसके सामने था। वो उसे यूं ही देख रहा था, जबकि हया ने अपने आंसू रोके। आप उठें, कमरे में चलते हैं, उसने कहा तो वारिस ने उसके सर के पीछे की जानिब से अचानक से सख्ती से बालों को मुट्ठी में भर लिया। नफरत है मुझे तुमसे, वो उसका चेहरा अपने करीब तर करता हुआ बोला। मालूम है, हया की सिसकी निकली थी। आवारा गरीब। उसके गालों पर दांत से काटते हुए उसे मुकाबिल की तकलीफ का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। वो अचानक ही उठा। हया का सुर्ख गाल देखा, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे और उसे अपने कदमों में खींच लिया, जबकि उसके सर को झटका देते हुए उसने दूसरे हाथ से उसका जबड़ा जकड़ा, ऐसे कि हया पूरी तरह उसके सामने बेबस रह गई। वो वारिस के घुटने थामे बैठी थी। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा मैं। वो उसके कान के करीब सरगोशी कर उसके चेहरे पर झुका। हया बुरी तरह से पीछे हुई। नफरत हो तुम, वो मध्यम आवाज में बोला, जबकि हया के आंसू वारिस के गाल भिगो रहे थे। अपनी मर्जी से उसने उसको परे धकेला और उठ खड़ा हुआ तो हया उसके कदमों में से अपना दुपट्टा खींचने लगी, जबकि वारिस उस पर कदम रख चुका था। हया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था
वारिस मुंह के बल जमीन पर गिरा। हया की चीख निकल गई। वारिस ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। नहीं, मैंने बदला नहीं लिया। मेज का कोना उसके सर पर लगा था, तभी सर फट गया था। नफरत है मुझे हया से। उसके लबों की सरगोशी सुनते हुए हया का दिल कट गया। वो बुरी तरह रोती उसे सफाइयाँ देने लगी, मगर वारिस बेहोश हो गया था। उसने भागकर दरवाज़ा खोला। सब उसके चेहरे की हालत और उसके उड़े उड़े रंग और उसका रोना देख चुके थे। फाइज जल्दी से वारिस की जानिब आया और बमुश्किल उसने उसे उठाया, क्योंकि मुनीब तो सब पर लानत भेजता जा चुका था, जबकि अम्माद की नज़र सिर्फ हया पर थी और रमज़ान शाह और वजदान शाह भी अपने कमरे में चले गए थे। फाइज और हया ने वारिस को बमुश्किल कमरे तक पहुँचाया और डॉक्टर को कॉल की। अगले दिन वो ऑफिस नहीं गई थी, जबकि उसे मालूम था कि उसके पीछे वजदान शाह ऑफिस गए थे और अकाउंटेंट के साथ काफ़ी ज़िद की कि वो कंपनी के अकाउंट में से रकम दे, मगर हया सख्ती से मना कर चुकी थी और उसने बिलाखिर अवैस को फ़ोन किया। हालांकि वो चाहती नहीं थी, वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा था और उसके लिए वक्त क्यों देता, मगर आखिरी मुलाकात में हया को उसने किसी भी किस्म की मदद की बात की तो आज मजबूर होकर उसे कॉल कर रही थी, क्योंकि वारिस के सर की चोट काफ़ी गहरी थी। वो अब तक सो रहा था। फाइज भी वहीं था, मगर अपने बाप से वो बात कम ही करता था। तभी किसी किस्म की मदद उससे नहीं ली और वैसे भी वो उन पर कोई रोब डलवाना चाह रही थी। अवैस को फ़ोन करके उसने उसके सामने अपनी मजबूरी रखी तो 1 घंटे बाद कंपनी में पहुंच गया वो। वैसे उसे खुद भी कुछ काम था, मगर हया के शोहर की तबीयत ठीक नहीं थी। ये सुनकर पहले तो वो एक लम्हे तक खामोश रह गया। हया शादीशुदा थी, इस बात का उसे इल्म नहीं था। और फिर उसने तमाम सोचों को परे धकेल अखलाकियात निभाते हुए वारिस की तबीयत का पूछा और उनके घर चला आया, जबकि वजदान शाह अवैस को आते देख कर ही निकल गए थे। तभी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। हया उसे अपने सामने देखकर हैरान खड़ी थी, जबकि वो मुस्कुरा दिया। आपके यहाँ मेहमानों की मेहमान नवाजी हैरान होकर की जाती है, उसने कहा तो हया चौंक गई। नहीं, आप बैठें, उसने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा तो अवैस सर हिलाता बैठ गया। अब कैसी तबीयत है आपके हस्बैंड की, अवैस ने पूछा तो हया ने सर हिलाया। अवैस के मना करने के बावजूद उसने मेड को चाय का कहा। वो पूछने लगा तो हया एक पल को खामोश हुई। क्या बताती कि शराब के नशे में वो उससे नफरत का इजहार करते हुए गिरा और सर फट गया। उसने चिढ़कर सोचा, बस पाँव फिसल गया था तो सर पर चोट आई, उसने मध्यम आवाज़ में टूटी फूटी जुबान में कहा तो अवैस ने ओ करके सर हिलाया। खैर, आप परेशान ना हो, अवैस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, जिसकी शक्ल ही बता रही थी कि वो काफ़ी परेशान है। हया मुस्कुरा दी, जबकि ये मंजर चची ने बड़े गौर से देखा और वारिस के कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा बजाए बगैर वो अंदर आई तो देखा वारिस सर थामे बैठा है। वैसे तुमसे ज़्यादा बेगैरत शख्स मैंने आज तक नहीं देखा, उन्होंने कहा तो वारिस ने सुर्ख आंखों से उन्हें देखा। उनकी अपने कमरे में मौजूदगी उसे जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी। क्या तकलीफ़ है, क्यों आई हैं आप, वो गुस्से से बोला तो चची मुस्कुरा दी। तंजन, तुम्हारी बीवी खुलेआम गैर मर्दों के सामने रंगरलियाँ करती फिरे और यहाँ तुम हमेशा की तरह बेवकूफ़ बनो, उन्होंने पिछला ताना भी दे डाला। वैसे बिल्कुल बाप जैसे हो, वो भी ऐसे ही उस आवारा को छूट देता था। चची ने कानों को हाथ लगाया तो वारिस ने साथ पड़े ग्लास को हाथ से धकेल कर नीचे गिरा दिया। कारपेट पर पानी गिर गया, जबकि ग्लास टूटा नहीं। ये ग्लास मैं आपके सर पर भी फोड़ सकता था। अपनी इस कमज़ोर और बूढ़े हुस्न की हिफाजत चाहती है ना, तो अभी निकल जाए यहाँ से। वो चीखा तो चची उसकी बदजुबानी पर उसे कोसने लगी। ऐसा बदजबान है मनहूस, तू यूं ही सड़ सड़ के मरेगा, वो कहती हुई बाहर निकल गई, जबकि वारिस चीखा, हया। अवैस और हया एकदम चौकन्ना हुए। हया को अवैस के सामने शदीद शर्मिंदगी हुई। वो इसीलिए तो चाह रही थी कि वारिस के जागने से पहले वो चला जाए, मगर वो बिजनेस की बातें लेकर बैठ गया। अवैस ने हया की तरफ देखा, जो एक्सक्यूज मी कहती हुई वहां से उठी। क्या मैं उनकी तबीयत पूछ सकता हूँ, अवैस बोला। हया का खौफजदा होना उनसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, जबकि वो उसके शोहर को भी देखना चाहता था। जो जी आ जाएं। उससे कोई बात ना बन पड़ी तो दिल में रब से फरियाद करती वो उसे अपने कमरे की जानिब लेकर चल दी। अंदर दाखिल हुई तो वारिस ने उसे घूरा, जबकि उसके पीछे अवैस को देखकर उसने सख्ती से मुट्ठियां भींच लीं। वारिस, ये आपकी तबीयत पूछने आए हैं। हया उस वक्त शदीद घबरा चुकी थी। वारिस की बदमिजाजी से भले पूरा शहर वाकिफ हो, मगर अवैस वाकिफ नहीं होगा। वो जानती थी। आए हैं,
उसने सवालिया नज़रें हया पर उठाईं। मेरा मतलब? हया उंगलियां चटखाती अवैस की जानिब देखने लगी, जो अंदर दाखिल हुआ और वारिस की तरफ हाथ बढ़ाया। कैसे हैं आप मिस्टर वारिस? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। कहते ही साथ उसने मुंह मोड़ लिया, जबकि हया का रंग फीका पड़ गया। अवैस मध्यम सा मुस्कुरा दिया। ओके मिस हया, फिर मुलाकात होगी आपसे, उसने कहा तो हया मुस्कुरा भी नहीं सकी। अवैस बाहर निकला तो हया उसके पीछे हो ली। बात सुनो मेरी। वारिस चिढ़कर हया को पुकारने लगा, मगर उसने कान नहीं धरे क्योंकि उसे गुस्सा आ चुका था। I'm sorry, वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, शायद तबीयत की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो बोली तो शर्मिंदा थी। बाज़ लोगों पर दवाइयाँ हद से ज़्यादा असर करती हैं तो उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। आप टेंशन ना लें, कल ऑफिस में मुलाकात होगी, उसने कहा तो हया मुस्कुरा दी, जबकि अवैस बाहर की जानिब चला गया। वो जब लॉन में निकल गया तो हया कमरे में आई। बहुत तुम्हारा उससे दिल लग रहा है, वारिस ने जलकर पूछा तो हया ने गुस्से से उसको घूरा। आप निहायत बदतमीज़ और बद अखलाक हैं। हाँ, मैं ही तो बदतमीज़ हूँ, सारा अखलाक तो उस फरंगी पर टूट गया, वो चिढ़ता हुआ बोला तो हया ने उसकी जानिब देखा। वारिस, आप कमरे का हाल देखें। उठते साथ ही आपने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, वो बिस्तर पर से सामान उठाते बोली। क्यों, कोई नया पसंद आ गया है जो मेरे काम करते हुए हाथ टूट रहे हैं? वो बोला तो हया ने पलट कर देखा। वारिस हंस दिया। तुम गरीब मिडिल क्लास लड़कियों का यही मसला है, जो अमीर देखा बस उसकी तरफ हो गई, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता तुम लोगों का। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ सुर्खी देखकर वो मजीद बोला। वो चाहता था वो रोए, उसे तकलीफ हो, क्योंकि इस बात का उसके पास जवाब नहीं था। मुझे भी ये बात नहीं समझ आती कि हर अमीर माँ बाप अपने बिगड़े हुए अमीरजादे के लिए एक एक गरीब लड़की क्यों ढूंढते हैं। हर कहानी में ख़राब हीरो के साथ गरीब लड़की क्यों होती है? क्योंकि जितना उस गरीब लड़की का स्टैंडर्ड होता है ना, उतनी ही उस अमीरजादे की औकात होती है। वो मजबूत लहजे में बोलती कमरे से निकल गई, जबकि वारिस ने दांत भींच कर खुद पर से कंबल उतारा और साइड टेबल पर पड़ा सारा सामान दीवार पर दे मारा। जबकि हया ये शोर सुनती, इससे पहले दूसरे कमरे में जाती, वारिस ने उसकी गर्दन से पकड़कर उसे दोबारा कमरे में खींच लिया। किस औकात की बात कर रही हो? क्या औकात है तुम्हारी? वो सड़क छाप कपड़े की छोटी सी किराए की दुकान पर पड़ा तुम्हारा बुढ़ा बाप, और वो उस्तानी तुम्हारी माँ, और तुम क्या थी? अमीरों के खर्चे पर पलने वाली गरीब और बदकिरदार औरत जो मेरे बाप के सामने मुझे मांगने आ गई थी। वो चीखता हुआ उसे बेड पर फेंक चुका था। हया की आंख से आंसू निकल आए। और अपनी औकात के साथ मेरी औकात मिलाओगी तुम? वह हकारत से उसको देखकर बोला। ब्रांड है वारिस शाह, ब्रांड, समझी हो तुम? मेरे पैसों पर नाचने वाली, मेरे सामने मुंह न खोलना अगली बार। घटिया अल्फाज से नवाजता वो उसको घूरता वॉशरूम चला गया, जबकि हया अपनी सिसकियां दबाती कमरे से बाहर भाग गई। उसका दिल किया कि भाग जाए, इतना भागे कि वो दूर चली जाए उससे, या अपने दिल को चीर कर उसमें से वारिस को निकाल फेंके। वो भागती हुई लॉन में आ गई थी। बेंच पर बैठी वो अपने आंसू खुद ही पोंछ रही थी कि अम्माद उसके पास आन बैठा, तो उसने सुर्ख नजरें अम्माद पर उठाई। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। वो मुस्कुराकर हमदर्दी करने लगा। हया उठने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो गुस्से से बोली तो अम्माद ने अपने अंगूठे की मदद से उसकी कलाई को अजीब अंदाज में छुआ। हया का दिल जैसे धक से बैठ गया। जालिम है ये शराबी, एक नज़र बस मुझ पर डालो, रानी बनाकर रखूंगा, पैसे भी दूंगा, फिक्र ना करो। वो वाजे लफ्ज़ों में अपने दिमाग की गंदगी बताने लगा तो हया फक रह गई। नहीं नहीं, ये मत समझना शादी की कोई डिमांड है, चटाह। उसके बाकी अल्फाज उसके अपने मुंह में ही रह गए, जबकि हया की सांसें फूल चुकी थी। वो आग बगूला होती उसका मुंह नोच देना चाहती थी। तुम मेरी बोली लगाओगे? वो धाड़ी मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगी। वो बिफरी हुई शेरनी लगने लगी थी उसे। अम्माद अभी उसकी जानिब बढ़ता कि उसके पीछे खड़े वारिस को देखकर वो वारिस की जानिब बढ़ा। संभालो तुम अपनी बीवी को, संभालो अपनी बीवी को, कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है मुझ। बाद में मैं ही बुरा होता हूँ। पहले माँ पीछे पड़ी थी, अब साहबजादे की बीवी ने पकड़ लिया। शादीशुदा हो तुम भी और मैं भी, शर्म करो। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता वहाँ से दंदनाता हुआ चला गया। हया ने वारिस की तरफ देखा, उसकी नज़रों में कोई तासुर नहीं था, मगर जो आज उसने हया के साथ किया था, इसके बाद हया का उससे बात करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो क्या सफाइयाँ देती, कौन सा उसने मान लेना था।
वो पास से गुजर गई जबकि वारिस बाहर निकल गया। उसने अम्माद की गाड़ी का ताला तोड़ दिया था जबकि वो अपनी दोनों गाड़ियां बेच चुका था और घर में उसके बाद सिर्फ अम्माद के पास बड़ी गाड़ियां थी। वो अरहम के घर पहुंचा तो अरहम बिस्तर पर यूं ही पड़ा था। उसने पानी का जग उठाया और उसके मुंह पर उलट दिया जबकि वो चीख मार कर उठा। गुड मॉर्निंग, वारिस ने कहा और वहाँ पड़ी सिगरेटों में से एक उठाकर जलाकर होंठों में लगा दी। जबकि अरहम को होश आया और वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वारिस ने भी पलट कर उसको देखा। मैं बर्बाद हो गया, अरहम अपनी अलमारी से कपड़े फेंकता चीखा जबकि वारिस हंस दिया। तेरी ज़िंदगी में तो बर्बादी मचाने के लिए कोई हया नहीं आई, उसने कहा और सिगरेट का कश लेने लगा। अबे साले, चुरा कर ले गई, वो मेरे 4 करोड़ रुपए रखे थे, कल ही बैंक से निकलवाए थे, वो गुस्से से चीखा। मतलब? वारिस की समझ में कुछ नहीं आया जबकि अरहम उसे रात का वाकया सुनाता चला गया। वारिस एक पल को हैरान हुआ और फिर शायद अरसे बाद उसने कहा लगाया था, अबे लड़कियां भी चोरनियां हो गईं, बात मज़े की है ये। साले, तेरा भाई होता तो वापस ना जाती, अपना ही सब कुछ लुटा कर जाती, और एक तू है। वो उस पर अफसोस करता हुआ बोला जबकि अरहम ने सोफे पर से कुशन उठाकर उसको दूर पटक दिया। अच्छा बात सुन, अम्माद के हाथ तोड़ने हैं। वो अम्माद के हाथ में हया का हाथ याद करता हुआ बोला, और मुझे उस डाइन चोरनी के। अरहम ने मुट्ठियाँ भींची। फाइज, तुम मुझे अम्मी के घर छोड़ दोगे? हया ने फाइज के कमरे का दरवाज़ा बजाया। शाम का वक्त था और वो ऑफिस से आ चुका था। फाइज एकदम ही उठ गया। जी भाभी, ठीक है। उस डरे सहमे चेहरे को देखने की भी ख्वाहिश हुई जबकि चची ने खा जाने वाली नज़रों से उसको देखा। तेरा शोहर तो तेरे काम का नहीं, मेरे बच्चे को नौकर बना कर रखा है। वो बोली तो हया जो पहले ही दिमाग ख़राब किए बैठी थी पलटी। कम अज़ कम मेरा शोहर आपके शोहर की तरह चोरियां नहीं करता, उसने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। आपको क्या ज़रूरत थी? फाइज ने कहा तो उन्होंने गुस्से से उसे घूरा। ज़बान को ना लगाम दो अपनी, और कोई ज़रूरत नहीं उसको छोड़ने की। वो बरहम हुई तो फाइज नफ़ी में सर हिलाता चला गया। निकम्मी औलाद, वो पीछे से बोली जबकि फाइज हया को लेकर उनकी अम्मी के घर की जानिब चल दिया। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गए तो दरवाज़ा भी उसी ने खोला। फाइज की आंखों पर ग्लासेस थे। वो गौर से उसको देख रहा था जो अपनी आपी के गले लगी हुई थी। दरख्शे, दरवाज़ा बंद कर दो। हया अंदर चली गई जबकि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फाइज उसे मुतवातर घूर रहा था जबकि वो कंफ्यूज हो चुकी थी। अभी वो दरवाज़ा पूरा बंद करती कि फाइज ने पुकारा, मिस दरख्शे, बहुत जल्दी है आपको दरवाज़ा बंद करने की। उसने कहा तो दरख्शे सुर्ख पड़ गई। नहीं भाई, आप अंदर आ जाएं, दरख्शे बोली तो फाइज ने सर पर हाथ मारा। तफसीली मुलाकात की ज़रूरत है, उसने कहा और जन से गाड़ी भगा ली।